अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 5 शुरू किया हुआ था वर्क एनर्जी एंड पावर। तो हमने वर्क की डेफिनेशन और वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स ये दो टॉपिक कर लिए थे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। तो वेरिएबल फोर्स का क्या मतलब है? फोर्स कम ज़्यादा जब हो गई होगी। कांस्टेंट फोर्स का क्या मतलब था? एक जैसी फोर्स थी। और वेरिएबल फोर्स फोर्स कम ज़्यादा हो रही होगी। तो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स को हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं वर्क डन? तो देखते हैं इन मैनी केसेस द फोर्स डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। बहुत से मतलब केसेस में जो फोर्स है वो कांस्टेंट नहीं रहती ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, तो इसमें अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल एज ए रॉकेट मूव्स अवे फ्रॉम द अर्थ। जो रॉकेट है वो मूव कर रहा है, अर्थ से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो उसका जो वर्क हो रहा है वो अगेंस्ट हो रहा है फोर्स ऑफ ग्रेविटी की। ग्रेविटी की फोर्स उसको नीचे की तरफ खींच रही है, लेकिन जो रॉकेट है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ग्रेविटी की फोर्स के अगेंस्ट वर्क करके जा रहा है। तो उसका कितना होगा? विच वेरीज एज इनवर्स स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ सेंटर। सिमिलरली द फोर्स एक्सर्टेड बाय स्प्रिंग इंक्रीजेस विद द अमाउंट ऑफ स्ट्रेचिंग। तो इसमें हम क्या कहेंगे कि जिस तरह से हम बात करते हैं कि स्प्रिंग को हम जितनी ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ज़्यादा वो स्ट्रेच होता जाएगा, खिंचता जाएगा। जैसे हम उस पर फोर्स खत्म करेंगे, यानी जिस तरह की हम वेरिएबल फोर्स लगाएंगे, कम लगाएंगे वो तो कम स्ट्रेच होगा, अगर ज़्यादा लगाएंगे तो वो ज़्यादा स्ट्रेच होगा। नेक्स्ट है हम हाउ वी कैन कैलकुलेट वर्क डन इन सच अ सिचुएशन। इस सूरत हाल में हम जिसमें वेरिएबल फोर्स यानी फोर्स कम ज़्यादा हो रही है, तो हम वर्क को किस तरह से कैलकुलेट कर लेते हैं? तो हमने जिस तरह से पीछे ग्राफ देखा था कि हमें वर्क जो है कांस्टेंट फोर्स, उसका ग्राफ हमें हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन मिलता है, यानी जिस तरह जितनी फोर्स लग रही है उतना ही काम हो रहा है। तो यहाँ पे जो हमें ग्राफ मिलेगा वो एक कर्व मिलेगी, ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, एक टेढ़ी मेढ़ी सी लाइन हमें मिलेगी। तो हम क्या करेंगे, इस पे जो हमने वर्क डन कैलकुलेट करना है कि कितना काम हुआ है, उसमें हम क्या करेंगे, हम उसको छोटे छोटे पैचेज में तकसीम कर लेंगे उस लाइन को। तो उसका हम क्या कर देंगे, डिस्प्लेसमेंट यानी D1, उस पर जब वर्क F1 हुआ है, जब फोर्स F1 लगी है, तो जो वर्क W1 वो D1 हुआ है, सेम एज D2 D3 D4 एंड सो ऑन DN तक जाएंगे हम। तो यहाँ पे देखिए जिस तरह से हमें यहाँ पे ये पिक्चर में ये दिखाया जा रहा है कि पाथ ऑफ ए पार्टिकल इन एक्स वाई प्लेन एज इट मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। यानी कोई चीज़ है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गई है, उसमें हमने कोई ना कोई फोर्स लगाई है, उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। तो अब वो जो उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है उसको हम क्या करेंगे, एन पाथ में यानी एन D1 D2 D3 में हम उसको डिवाइड कर लेंगे। और सेम एज हम कहेंगे फोर्स भी उस पर कितनी है, F1 F2 एंड F3 सो ऑन Fn है। ठीक है, ये उस पर फोर्सेज लग रही हैं। अब ड्यूरिंग ईच स्मॉल इंटरवल द फोर्स इज सपोज टू बी अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट। अब हर जो इंटरवल है यानी D1 जो है उस पर जो काम हुआ है, जो उस पर फोर्स लगी वो एक जैसी है। ठीक है, वो फोर्स क्या है, कांस्टेंट है। सो द वर्क डन फॉर द फर्स्ट इंटरवल। तो फर्स्ट इंटरवल के लिए जो वर्क डन होगा, यानी यहाँ पे डेल W1 लिखा हुआ है, तो डेल का मतलब क्या है कि स्मॉल चेंज, स्मॉल वर्क आया है। ठीक है, स्मॉल काम हुआ है। तो यहाँ पे F1 है माइनस D डेल D1 है, तो उसका प्रॉपर हमारे पास फॉर्मूला क्या था, एफ डी कॉस थीटा। तो यहाँ पे F1 कॉस थीटा 1 डेल D1 सिमिलरली सेकेंड इंटरवल के लिए होगा, और सिमिलरली थर्ड इंटरवल के लिए होगा, एंड सो ऑन एंड तक जाएगा। अब हम क्या करेंगे, टोटल वर्क कैलकुलेट करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, सबको ऐड कर लेंगे। सबको ऐड करने के बाद हमारे पास जो टोटल वर्क आएगा वो समेशन F1 cos थीटा 1 डेल D1 आएगा। ठीक है, इक्वेशन 5.2 आप लोगों के सामने है। अब नीचे हमारे पास एक ग्राफ बना हुआ है, इसमें अब उन्होंने कुछ पैचेज शो किए हुए हैं, लाइन शो की हुई है, एक कर्व लाइन है उसके ऊपर। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि ये जो एक लाइन शो की गई है आपको, इसका क्या मतलब है कि इतने हिस्से में जो फोर्स है वो सेम लग रही है, सेम डिस्टेंस कवर हो रहा है, तो उस पर वर्क भी क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। ठीक है, जितना जो हमने इंटरवल डिवाइड किए हैं, तो हर एक इंटरवल का जो काम है वो सेम उस पर हुआ है, सेम फोर्स लगी है। तो यही बात यहाँ पे लिखी गई है। वी एग्जामाइन दिस ग्राफिकली बाय प्लॉटिंग एफ कोस थीटा वर्सेस डी। जब हम एफ कोस थीटा को डी के अलॉन्ग हम उसको क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे, तो हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हम एन इक्वल इंटरवल्स में डिवाइड करेंगे। दी वैल्यू एफ कोस थीटा एट द बिगिनिंग ऑफ ईच इंटरवल इज इंडिकेटेड इन फिग, पीछे फिग में हमें दिखाई गई है। उसके बाद देखें टोटल वर्क डन का जो हमारे पास फॉर्मूला आया वो क्या आया, लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू जीरो, F1 को F5 cos थीटा आई और डेल डी आई। आई का मतलब क्या है, यहाँ पे 1 2 एंड 3 सो on। तो यहाँ पे ये जो टोटल वर्क डन है, अब हमने क्या देखा है कि जो कांस्टेंट फोर्स से वर्क डन हुआ था उसमें क्या था, वो सेम जा रहा था। जितनी फोर्स लग रही थी उस पर फोर्स में कोई चेंजिंग नहीं आ रही थी, तो डिस्प्लेसमेंट में कोई चेंजिंग नहीं आई, सेम कवर हो रहा था। यहाँ पे क्या था, जब वेरिएबल फोर्स थी तो वो क्या था, हमारे पास एक कर्व लाइन आई है, यानी टेढ़ी मेढ़ी सी हमें एक लाइन मिली है, कहीं पे फोर्स कम है कहीं पे ज़्यादा है, तो जो वर्क है वो भी उसी लिहाज से होगा। तो इसका जो हमने तरीका देखा है वो क्या देखा है कि हमने उसको इंटरवल, छोटे छोटे इंटरवल्स में तकसीम कर दिया, फिर हमने सबका सम अप करके एक एक इंटरवल का वर्क निकाल के उसको सम अप किया। सम अप करने के बाद ये फाइनल हमारे पास फॉर्मूला आया, और जो पीछे आपको ग्राफ दिखाया गया था वो ग्राफ आया।
यहाँ आगे फिर आपको एक फाइनल ग्राफ दिखाया गया है। देखिए एक हमें कर्व लाइन सी मिली है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट और एफ cos थीटा के अलावा हमने ड्रा किया तो एक कर्व लाइन मिली हमें दो पॉइंट्स के दरमियान ए और बी के दरमियान। नेक्स्ट है वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड। अब ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, सबसे पहले हम ग्रेविटेशनल फील्ड की डेफिनेशन देखते हैं। द स्पेस अराउंड द अर्थ इन विच इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है कि स्पेस है अर्थ के अराउंड जहाँ जहाँ पे ग्रेविटी एक्ट कर रही है वो उसका क्या कहलाएगा, ग्रेविटेशनल फील्ड कहलाएगा। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूव्ड इन द ग्रेविटेशनल फील्ड द वर्क इज डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। जब हम व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूव्ड इन ग्रेविटेशनल फील्ड, कोई ऑब्जेक्ट जब ग्रेविटेशनल फील्ड में मूव करता है तो उस पर जो वर्क काम होता है वो किसके वजह से होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है। इफ डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ ए ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, द वर्क इज पॉजिटिव, तो वर्क क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इफ द डिस्प्लेसमेंट इज अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स द वर्क इज नेगेटिव, तो वर्क नेगेटिव होगा। जैसे हमने रॉकेट की एग्जांपल देखी थी कि रॉकेट ऊपर की तरफ जा रहा है, ग्रेविटी की फोर्स नीचे की तरफ खींच रही है, तो वर्क डन जो होगा वो नेगेटिव होगा। Let us consider an object of mass m being displaced with constant velocity from point A to point B। जैसे कि हम देखते हैं कि कोई भी बॉडी है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जा रही है अलॉन्ग वेरियस पाथ्स इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। उसने डिफरेंट यानी उसने पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जाना है तो वो डिफरेंट पाथ से जा रही है, ठीक है, डिफरेंट उसने रास्ते इख्तियार किए हैं। इन दिस केस द ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू द वेट mg ऑफ द ऑब्जेक्ट। इन दिस केस, इस केस में जो ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर एक्ट कर रही है वो किसकी इक्वल होगी, F इज इक्वल टू mg, वो mg के इक्वल होगी ग्रेविटी की वजह से। अब यहाँ पे देखिए आपको एक ये पिक्चर में दिखाया गया है कि ए से बी तक जाना है किसी चीज़ ने। अब उसने दो रास्ते तैयार किए, पहले वो ए से डी के पास आएगी, फिर वो डी से बी के पास जाएगी, ठीक है। सेकंड उसने पाथ कौन सा तैयार किया हुआ, ए से सी और सी से फिर बी जाएगी। और थर्ड पाथ कौन सा, ए से डायरेक्ट बी पे जाएगी। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इन तीनों रास्तों को देखते हुए हम यहाँ पे इसका क्या करेंगे, वर्क फाइंड करेंगे। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स अलोंग द पाथ ए डी बी। यहाँ पे देखें पाथ ए डी बी। अब यहाँ पे उसने ए से डी के पास आना है और फिर उसने बी डी से बी की तरफ जाना है। तो देखिए दी वर्क डन अलोंग ए डी इज जीरो। वर्क डन जो ए डी की तरफ होगा यानी ए से डी जाते हुए वो जो जाएगी बॉडी, वो डिस्प्लेसमेंट तो कवर करेगी, लेकिन यहाँ पे देखें परपेंडिकुलर है, जो उसका वेट है वो इसके परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। वर्क डन क्या होगा, हमारे पास जीरो होगा, बिकॉज द वेट एम जी इज परपेंडिकुलर टू दिस पाथ। वर्क जो है वो जो उसका वेट है वो क्या है, परपेंडिकुलर है पाथ के। वर्क डन अलोंग डी बी इज एम जी एच। डी बी का जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, एम जी एच होगा। एच यहाँ पे क्या ली गई, हाइट ली गई है, बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ द एम जी इज ऑपोजिट। एम जी की जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है। यहाँ पे जो थीटा हमारे पास यानी एंगल बनेगा 180 का बनेगा, तो cos 180 -1 के इक्वल होता है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वर्क डन mg माइनस mgh। ये देखें WADB यानी WADB उसने जब रास्ता इख्तियार किया तब वर्क डन क्या हुआ, -mgh हुआ। सेम है जब हम दूसरा रास्ता देखेंगे ACB, तो इसमें वर्क डन जो AC के अलोंग होगा वो क्या होगा, -mgh होगा, और CB के अलोंग जो होगा वो जीरो हो जाएगा, बिल्कुल सेम पहले की तरह। तो यहाँ पे WACB क्या है, -mgh है। अब तीसरा रास्ता हमारे पास रह गया कौन सा, ए से बी की तरफ उसने जाना है। लेट अस कंसीडर पाथ 3 द कर्व 1। अब हमने क्या पीछे देखा, वेरिएबल जब फोर्स होगी तब हम क्या करेंगे, उसको छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड कर लेंगे। इमेजिन दी बी कर्व पाथ टू बी ब्रोकन डाउन इनटू सीरीज ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्टेप्स। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्टेप्स मतलब क्या है कि आप इस तरह से समझ लें जिस तरह से आप पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, तो पहाड़ पे क्या होता है कि रास्ता एक जिगजैग होता है, कभी आपको हॉरिजॉन्टल स्टेप्स लेने पड़ते हैं, कभी आपको वर्टिकली ऊपर की तरफ जाना पड़ता है। जो हॉरिजॉन्टल स्टेप्स होंगे वहाँ पे वर्क डन तो क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि वेट वहाँ पे परपेंडिकुलर है। तो जो वर्टिकल स्टेप्स होंगे वहाँ पे कोई ना कोई काम होगा। तो देयर इज नो वर्क डन अलोंग द हॉरिजॉन्टल स्टेप्स बिकॉज mg is perpendicular to the displacement for these steps. Work done is by the force of gravity only along vertical displacement। तो ग्रेविटी की वजह से सिर्फ वर्क डन कब होगा, जब वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होगा। जहाँ पे डब्ल्यू ए भी जो है वो -mg होगा, और आगे उसने क्या किया, एज जो उसकी हाइट है उसको डिफरेंट पैचेज में उसने डिवाइड कर दिया, डेल डी y1 y2 y3 एंड सो ऑन। तो अब यहाँ पे देखें वो किसके इक्वल है, एज के इक्वल है, तो डब्ल्यू ए भी क्या है, -mgh है। द नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन अलोंग ए बी पाथ इज स्टिल -mgh। वी कंक्लूड फ्रॉम दी अबव डिस्कशन। तो हमने पहले वाली डिस्कशन से क्या कंक्लूजन किया है, कोई भी रास्ता इख्तियार करें ग्रेविटेशनल फोर्स में, वो कभी भी वर्क डन जो है उसके पाथ पे डिपेंड नहीं करता, हमेशा पाथ पे क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। वर्क डन इन द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड,
ठीक है, जो पाथ हम फॉलो कर रहे हैं उस पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करेगा। आपने देखा होगा हमने 3 पाथ फॉलो किए हैं, तो तीनों के तीनों में हमें वर्क डन क्या मिला है, -mgh, -mgh और -mgh। यहाँ पे देखें, कैन यू प्रूव दैट द वर्क डन अलोंग ए क्लोज्ड पाथ सच एज ए सी बी ए एंड ए डी बी ए इन ग्रेविटेशनल फील्ड इज जीरो। वर्क डन वो क्या कह रहे हैं कि एक क्लोज पाथ में ग्रेविटेशनल फील्ड में क्या बताएं कि जीरो है, हो सकता है। तो इसका आंसर क्या है, द फील्ड इन विच द वर्क डन बी इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। ऐसा फील्ड जिसमें वर्क डन जो है वो पाथ पे डिपेंड ही नहीं करता। वर्क डन क्या होता है, एक क्लोज पाथ में होता है, तो वो क्या होगा, जीरो होगा। और उस फील्ड को हम क्या कहेंगे, एक कंजर्वेटिव फील्ड कहेंगे। जिस तरह से फ्रिक्शनल फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, जो फ्रिक्शनल फोर्स है एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, किस वजह से, बिकॉज इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूव्ड ओवर अ रफ सरफेस बिटवीन 2 पॉइंट्स अलोंग डिफरेंट पाथ। कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है एक रफ सरफेस पे, डिफरेंट पाथ उसने इख्तियार किए हुए हैं, द वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्स। तो वर्क डन जो हो रहा होगा वो भी क्या होगा, जिस तरह का पाथ होगा उस हिसाब से उस पर क्या हो रहा होगा, वर्क डन हो रहा होगा। उस पर क्या है, वो पाथ को फॉलो करेगा।